समव्यवसाय के रूप में किस तरह से है, इसको हम कह सकते हैं प्रोफेशन फॉर प्रोफेशन। इसका मतलब है समव्यवसाय के लिए समव्यवसाय। अब समव्यवसाय क्या है, इनमें हम गिन सकते हैं अधिवक्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो भी कितने भी ऐसे समव्यवसाय हैं जिनको आसान बनाने में, जिनको सफल बनाने में, जिनको समव्यवसाय बनाने में इस समव्यवसाय की, इस प्रोफेशन की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, टीचर। टीचर ही क्या है, एक आधारभूत ढांचा है जो आने वाली पीढ़ियों तो अपनी पीढ़ी से, जो वर्तमान पीढ़ी से भावी जो पीढ़ी है उसको एक मीडिएटर के तरह तौर पर काम करता है, जो उन गुणों को, उन विशेषताओं को, उन चरित्रों को, उन संस्कृतियों को कहीं ना कहीं एक ढांचागत रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने प्रस्तुत करता है या उनको स्थानांतरित करता है, परिवर्तित करता है। तो जो समव्यवसाय के रूप में अगर हम कह सकते हैं, इनके जो मुख्य आधार बिंदु हैं उनमें यदि हम आधार बिंदुओं की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि जो टीचर, जो समव्यवसाय है और टीचिंग प्रोफेशन है, अध्यापन जो शिक्षण समव्यवसाय है, उसके लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला कह सकते हैं हम शैक्षिक या बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि सामाजिक होना चाहिए। तीसरा हम कह सकते हैं कि उच्च स्वायत्तता होनी चाहिए। चौथा कह सकते हैं हम कानूनी अधिकार होने चाहिए। आगे हम कह सकते हैं कि व्यवहार नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी समव्यवसाय के लिए अगर हम मेन टॉपिक पॉइंट्स की बात करें तो उसमें एक शिक्षण से संबंधित या उसकी बौद्धिक जो उसकी पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो समव्यवसाय को निर्वहन करती हो। या फिर दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि सामाजिक, समाज में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से, उस जरूरत के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जो है हमें उस व्यक्ति में सामाजिक गुण होने चाहिए। आगे है उच्च स्वायत्तता हो। उच्च स्वायत्तता से मतलब है उस समव्यवसाय से संबंधित जितने भी निर्णय, जितने भी कानून, जितने भी अधिकार, जितने भी डिसिप्लिन या जितने भी अनुदेश, जितने भी जरूरत की जितनी भी चीजें हों उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करने की उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। आगे है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार से मतलब है कि उनको लागू करने के लिए जो विशेष अधिकार या जो विशेष गुण उसने उसको जो अनुदेश वो पालन करवाना चाह रहा है कोई भी, किसी भी समव्यवसाय के व्यक्ति, तो उसमें उसके पास एक कुछ विशेष कानूनी अधिकार होने चाहिए जिससे उन्हें लागू करना, निर्णय करना समाज के लिए हितकर हो सके और लागू करने के लिए और लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जा सके। आगे है व्यवहार नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए। मीन्स कोई एक कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए जो
उनको एक तानाशाही के रूप में ना जाने दें, जिनको एक गलत रास्ते पर जाने से पहले ही, जैसे लोकतंत्र की अगर बात करें, लोकतंत्र में अगर विरोधी दल ना हो तो क्या होता है, एक तानाशाही की तरफ अग्रसर होने लगती है। उसी तरह अगर सम व्यवसाय चाहे कोई भी है तो उसमें कुछ नियंत्रण होने चाहिए, कुछ बोर्ड होने चाहिए। जैसे अगर हम शिक्षण की बात करें तो शिक्षण के लिए, शिक्षण क्या है, एक जैविक प्रकृति का होता है। जैविक प्रकृति कह सकते हैं कि वो एक साथ नहीं होता है, वो धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। धीरे धीरे जब चीजें डेवलप होती हैं तो स्लो प्रोसेस होती है। उसमें क्या है, एक बौद्धिक, एक क्विक की बजाय एक स्टेबल जो हमारा माइंड सेट होता है, माइंड लेवल होता है, वो इंक्रीज होता है। तो इसके लिए अगर हम शिक्षण की बात करें, इन गुणों शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो बौद्धिकता में हमारे पास बीएड, एमएड या नेट, पीएचडी इत्यादि कुछ कोर्सेज हैं, कुछ सरकार ने जो कुछ ऐसे कोर्सेज बना रखे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्तर जो है, माइंड लेवल जो है वो उस स्तर का है कि वो शिक्षण कर सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सामाजिक की, समाज का अर्थ है कि व्यक्ति को समाज के हित में, समाज से संबंधित अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम समाज की बात करते हैं, समाज में हम देखते हैं कि साहित्य के रूप में अगर हम देखें, उदाहरण के लिए क्रांति 1857 की क्रांति ले लें, या उसके बाद अगर हम 1947 का स्वतंत्रता संग्राम भी अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा साहित्य है, जो हमारी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, कहानी है, उपन्यास है, उन्होंने काफी हद तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस भूमिका के आधार पर जो लोग उन चीजों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जागरूक नहीं थे, उन पत्रिकाओं को पढ़कर, साहित्य को पढ़कर एक जागरूकता, एक चेतना पैदा हुई, जिससे समाज का उत्थान हुआ। आगे हम उच्च स्वायत्तता, जैसे अभी हमने बात की है कि स्वायत्तता में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको अनुदेश, उनका अगर हम शिक्षण में बात करें तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना, नियम लागू कराना, खिलाना, नियंत्रण करना, उनको पाठ्यक्रम उनका निर्धारित करना, उनकी पाठ्यचर्या निर्धारित करना, गतिविधियां उनको निर्धारित करना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उच्च स्वायत्तता, एक टीचर के अंदर उच्च स्वायत्तता होनी चाहिए, जिससे वो बच्चों को या शिक्षार्थियों को इंस्ट्रक्ट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके। आगे है कानूनी अधिकार। अगर कानूनी अधिकारों की बात करें तो अगर बच्चों के हित में देखें तो बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं कॉलेजेस में एंटी रैगिंग के कुछ वो लगे हुए रहते हैं, कुछ छात्र परिसंघ भी बने हुए हैं। साथ साथ में बच्चों के हित के लिए कानूनी अधिकार, जो हमारा कानून है, संविधान है, उसमें भी कुछ दिए गए हैं। या और अगर शिक्षण के उसमें देखें तो शिक्षण और शिक्षार्थी दोनों के लिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए हमारे यूजीसी है, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बहुत सारे कुछ प्रोग्राम ऐसे चलते रहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें स्पेसिफाइड हैं कि उनके हितों को नहीं मारा जाता, और जबकि अगर कुछ गलत होता है तो जो निर्णय होता है वो विद्यार्थियों के ही पक्ष में होता है। व्यवहार नियंत्रण व्यवस्था। व्यवहार नियंत्रण व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि जैसे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका अगर बच्चों को शोषण हो रहा है या बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, या उनको जो पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है वो उस स्तर का नहीं है या गलत स्तर का है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पहले नाम MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया 2018 से, तो 2016 से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि व्यवहार नियंत्रण व्यवस्था है। इस तरह से जो हमारी शिक्षण है, समव्यवसाय के रूप में हमारा शिक्षण निकल के सामने आता है।